नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। इस समय मैं हूँ वार्ड 157 जो चांदीवली तालुका के अंतर्गत आता है, संघर्ष नगर में। और इस समय जो जैसा बोला जाता है, हमारे साथ में रेशमा ताई चौगले हैं, जो उत्तर मध्य मुंबई जिला के इस समय जो है आप सदस्य हो, बराबर है। आज ताई 9 वर्ष के बाद मनपा का चुनाव होने जा रहा है, तो कितनी खुशी है आप? खुशी तो बहुत है। आप शायद देख सकते हो 2017 में चुनाव हुआ था, उसके बाद अविरत हम काम कर रहे हैं। उसके पहले भी काम करते थे, लेकिन 2017 के बाद मेरी एक जिम्मेदारी बन गई थी कि ये मेरा वार्ड है और इसके चांदीवली विधानसभा में जो भी बहनें रहती है उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। ये मैंने अपना एक कार्य समझ के उसको करने की कोशिश की और वैसे ही कार्य मैं आज तक कर रही हूँ। ताई, मेरा पहला सवाल था, अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर अपना उम्मीदवार 157 वार्ड से बनाता है, तो क्या अच्छा परिणाम देने में आप सक्षम हैं? जी जरूर। पिछली बार हम नए थे और तभी भी हमने 6256 मत हमको मिले थे। तो इस बार तो हमको अभी 8-9 साल से लगातार कार्य हमारा चल रहा है। आप सब शायद देखते होंगे, महिलाओं के लिए हो वो या किसी भी चीज में हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, राजकीय हो, कुछ भी कार्य है तो उसमें हम हमेशा देव, देश और धर्म का कार्य करने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण संगठन है, उसको बढ़ाने का काम भी हम उतना ही लगातार कर रहे हैं। और अगर संगठन सोचते हैं, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी अगर सोचते हैं कि रेशमा चौगुले उस काबिल है, तो जरूर हम प्रयत्न करेंगे और उसको हम यशस्वी भी करके दिखाएंगे। रेशमा चौगले जी के बारे में आपको बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को। एक सुंदर और जो है ईमानदारी से गृहिणी, घर का पूरा काम देखना, पूरे परिवार को संभालना, फिर अपना जॉब देखना, पार्टी की सेवा करना, फिर जनता के बीच में रहना, इतनी ताकत आपको आती कहाँ से? ताकत मैं बताना चाहूंगी। मैं एमएससी में रुइया की टॉपर हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी सेकंड हूँ और एक साइंटिस्ट हूँ। सिप्ला में जॉब कर रही हूँ। कोरोना का जब काल था तब मुझे आज भी याद है कि सिप्ला में जब हम लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रहे थे, तो उसके लिए मैं मतलब उसमें एक्टिवली काम कर रही थी। उसके बाद जब ऐसा काल था कि किसी को रेशन की जरूरत थी, कुछ भी थी, मैंने खुद ने सैनिटाइज किया था। मतलब जो 15-16 लीटर का कैन था वो मैंने अपने खुद के पीठ पे रख के सैनिटाइज किया था। आज भी मुझे याद है, लोक मिलन में एक मौत हुई थी और कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं था और वहां से हमको एक हमारे बड़े है कोई बुजुर्ग, उन्होंने फोन किया था कि रेशमा जी ऐसे ऐसी मौत हुई है और कोई यहाँ सैनिटाइज करने के लिए नहीं आ रहा है, हम सब डरे हुए हैं। तो मैंने खुद पीपीई किट पहना था। मैं विज्ञान का नॉलेज है, इसलिए पीपीई किट क्या होता है, कैसे हम अपनी देखभाल कर सकते हो, मुझे पता था। और वैसे ही हमने कार्य किया और आज भी हम कार्य कर रहे हैं और लगातार ये कार्य करते ही रहेंगे। तो आपने जैसे बोला ऊर्जा, तो आप सब जानते हैं मोदी जी मतलब साल में एक बार भी छुट्टी नहीं लेते। हमको तो सैटरडे संडे ऑफिस से छुट्टी होती है। तो मतलब अगर वो 75 साल में इतना काम कर सकते हैं, तो अभी तो हम 40 के भी नहीं हुए। तो हमारे नेता इतना काम कर सकते हैं। देवेंद्र जी को हम देख सकते हैं, लगातार कार्य, मतलब अभी मुंबई में होते हैं तो उनका थोड़ी देर बाद नागपुर का ट्वीट आता है। तो अगर हमारे नेता लोग इतना काम कर सकते हैं, आशीष शेलार जी को हम देखते हैं, अभी हमारे कार्यक्रम में होते हैं तो कल हम देखते हैं सुबह सुबह वो कोकण में पहुंच जाते हैं, कभी पश्चिम महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं। संजय उपाध्याय जी है, हमारे मुंबई के अध्यक्ष है अमित साटम जी। मतलब हमारे जितने भी नेता लोग हैं वो इतना अविरत कार्य कर रहे हैं। तो हम तो एक छोटा नेता है, मतलब गली में रहने वाले हमारे संघर्ष नगर के बहनों के लिए कुछ कर रहे हैं। और जब हम कुछ करते हैं और उसके ऊपर हमको कुछ अच्छे से आशीर्वाद मिलते हैं, तो और एक ऊर्जा मिलती है। तो वही आशीर्वाद हमको ऊर्जा देते हैं कार्य करने के लिए। कोई दमदार 24 न्यूज 157 का निरीक्षण कर रहा था गुप्त तरीका से, क्योंकि हमारा पत्रकारिता में काम है कि जिसका नाम ज्यादा चल रहा है वो जमीनी स्तर पे चल रहा है या हवाई में चल रहा है। तो दमदार 24 ने जब निरीक्षण किया तो काफी महिलाओं से हमने बात किया, तो महिलाओं ने बोला 157 में जब हमारा दुख का समय था तो रेशमा ताई हमारे साथ थी। आज तो इलेक्शन तो आ जाए, उसके पहले आज कम से कम कुछ नहीं 10 साल से निरंतर रेशमा ताई हमारे साथ में है। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं आग्रह करूंगी कि ये उनका वचन है, मेरा नहीं, उनका वचन, उनका मांग था कि मैं आग्रह करूंगी भारतीय जनता पार्टी से हमको रेशमा ताई को उम्मीदवार दें। तो आपका जनता के प्रति इतना प्रेम है तो उसमें क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं 17 साल से मैं अविरत काम कर रही हूँ और महिलाओं के लिए स्पेशली अगर मैं बोलना चाहूंगी तो सबसे पहले एक महिला होते हुए रक्षाबंधन के दिन मुझे मोदी जी ने ट्वीट पे फॉलो किया था। मैं उनसे मिल चुकी हूँ, मतलब हमने उनका स्वागत किया था एयरपोर्ट पे।
और उनसे मैंने बात भी की है जब मैं युवा मोर्चा की अध्यक्ष थी चांदीवली विधानसभा की, एक में मुंबई में अध्यक्ष थी महिला में युवा मोर्चा की। तो मुझे पता है कि हमारे वरिष्ठ नेता अगर हमको चांस देते हैं तो वो संधि का हमको सोना करना चाहिए, हम ये मानते हैं। और इस वजह से मैंने अलग अलग एनजीओ से बात की, अलग अलग लोगों से बात की, अलग अलग क्षेत्रों से बात करके हमको पता चला कि महिलाओं के लिए हम अलग अलग योजना कर सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस से मैंने सुकन्या योजना है तो उसका लाभ महिलाओं के लिए लिया। हमने संघर्ष नगर में बताइए क्या है। जी, संघर्ष नगर में सुकन्या योजना जब आई थी तो 2,500 लड़कियों की सुकन्या योजना हमने निकाली थी। मुझे आज भी याद है, पहला दिन जन्म हुआ था बच्ची का और हम पहुंचे थे उनके घर कि भाई आपकी बेटी का सुकन्या अकाउंट निकालना है। तो वो परिवार वाले बहुत खुश हुए थे। तो सुकन्या अकाउंट हो, ई श्रम कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, आप देख सकते हो आयुष्मान कार्ड, अभी भी इतने आयुष्मान कार्ड ऑफिस में आए हुए हैं। तो ज्येष्ठ नागरिक कार्ड हो या तो रेशन कार्ड का स्मार्ट कार्ड हो, जो भी योजना होती है महिलाओं के लिए हो या किसी के लिए भी हो, तो वो हम पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब 24 आवर्स आप 157 की जनता के लिए आप तत्पर ही रहती है। आपने इतना कार्य बता दिया जो है कि ये जनता तो आप इसीलिए आप समझ में आ गए जनता आपको क्यों चाहती है। यस, उसमें स्पेशली मैं कहना चाहूंगी ये जन सेवा कार्यालय है। और ये कार्यालय में अगर आप दोपहर के समय में आओ, स्पेशली जब महिलाओं का फ्री टाइम होता है, तो ये कार्यालय मैंने स्पेशली उनके लिए दिया हुआ है। 2 से 5 के बीच आप कभी भी आओगे तो यहाँ पर अलग अलग महिलाएं एम्ब्रॉयडरी का कभी कोर्स करती रहती है, कभी पार्लर का कोर्स करती रहती है, कभी बेकरी का कोर्स कर सकती है। अलग अलग प्रशिक्षण मैंने दिए, लेकिन सिर्फ मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया उनको, उसके साथ काम भी दिया है। जैसे कि महिलाओं को केक सिखाना मैंने शुरू किया, केक उन्होंने सिखाया, आज वो महिलाएं केक बेच रही है। जिनको पार्लर का कोर्स दिया वो पार्लर करके उनका मतलब व्यवसाय उन्होंने चालू किया है। तो जो भी महिलाएं हैं तो उनको सिर्फ प्रशिक्षित नहीं किया, उसके साथ उनका सबलीकरण, सक्षमीकरण, काम देने का भी काम हमने किया है। इसलिए शायद महिला वर्ग मुझसे और ज्यादा लगाव 157 में रखता है। भाई एक सवाल और था कि आप यहाँ पे जो अवैध फेरी वाले बैठे जैसे रोहिंग्या बांग्लादेशी हो गए, उनके खिलाफ भी आपने मोर्चा खोल दिया था, अकेले ही आप मार्केट में निकल गई थी आप? देखो, अब मैंने जैसे कहा बहनें आती है तो कुछ बहनें ऐसी होती है कि जिनको कुछ व्यवसाय करना होता है। तो एक बहन एक दिन ऑफिस में आई और रोने लगी, और मैं रोना किसी औरतों का नहीं देख सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो मुझे उनका रोना देख के बहुत बुरा लगा। और उन्होंने बोला कि एक आता है और वो 5 रुपए में 10 रुपए में बेच के चला जाता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सर्वे किया, देखा कि बाहर से कौन लोग आ रहे हैं, थोड़ा देखा, घूमा फिरा, तो हमको पता चला कुछ शायद बांग्लादेशी भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि हमारी औरतों को मदद करनी है। उनको अगर व्यवसाय करना है तो संघर्ष नगर में से जो बाहर के व्यवसाय करने वाले आ रहे हैं, जो फुटपाथ पे लगा रहे हैं, अवैध व्यवसाय कर रहे हैं, उनको बाहर भेजना हमारा कार्य है। तो कुछ महिलाएं मेरे साथ थी वो, लेकिन मैंने उनको आगे नहीं किया था क्योंकि मुझे भी कुछ धमकियां आई। कुछ लोग मेरे ऑफिस तक भी पहुंचे थे कि हमको करने दीजिए। ये देखा भी कि उन्होंने बोला कि आप पुलिस को, मैंने बोला आपको आके पुलिस लेकर जाएगी, तो बोलते वो नहीं, वो देख लेंगे आप, लेकिन आप मत आना। मतलब उनको हमारा ज्यादा डर है। और हमने बीएनसी में भी उनकी कंप्लेंट की है, पुलिस स्टेशन में भी हमने, मतलब लीगली भी हमने कंप्लेंट की है, और पुलिस वाले भी हमको अच्छा सहकार्य कर रहे हैं उस लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि बांग्लादेशी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुंबई की जो अवस्था है आप देख सकते हैं, हमारे आमदार संजय उपाध्याय जी ने उधर भी बोरीवली में भी वैसे ही किया है, और हम उनका मार्गदर्शन लेके ही ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी काम है। आज हमारे लोगों को व्यवसाय करने की जगह नहीं है, हमारे लोग काम नहीं कर पा रहे, और बाहर के लोग आके अगर यहाँ व्यवसाय करते तो हमारी महिलाएं कहाँ जाएंगी, हमारे संघर्ष नगर के युवा जो है वो कहाँ जाएंगे। तो शासन प्रशासन इसमें आपका सहयोग किया? जी जी, जरूर जरूर, हमारे वरिष्ठों ने भी सहयोग किया, शासन प्रशासन ने भी सहयोग किया, साकीनाका पुलिस स्टेशन से भी मुझे सहयोग आया। आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया था, शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापना करवाया आपने, और आपने महाआरती का भी आयोजन किया। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? शिवाजी महाराज तो पूरे क्या कहना है, हिंदुस्तान के दैवत है। ये उनकी जो प्रेरणा है, मतलब अभी आप देख सकते हैं यूनेस्को में 12 किले जो आशीष जी की वजह से, हमारे देवेंद्र जी की वजह से आए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब पूरे देश भर में वो बात चल रही है। तो उसी माहौल में सभी, आप संघर्ष नगर में शिव भक्त लोग बहुत सारे हैं। और जब स्मारक हमने खड़ा किया था 2017 में, तो आप देख सकते हो एकदम छोटा सा चबूतरे पे थे। तो शिवाजी महाराज, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, और आज उनका जो जीर्णोद्धार हो रहा है वो भी आशीष जी के माध्यम से हो रहा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के वजह से हो रहा है। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे रामलला जी का भी वहां पर ये है, और साथ में भारत माता भी आने वाली है। तो हमको एक अच्छा लगता है कि हिंदुत्व का कार्य और अच्छे से यहाँ पर बढ़ रहा है, और वो भी बढ़ना चाहिए। और उसी के बाजू में हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भी अच्छा सा
ये है वहां पर, मतलब वो जो वास्तु है वहां पर जो भी खड़ा है, तो एक संघर्ष नगर में ऐसा चौक बन गया है कि जो भी आता है इंसान, पहले ऐसा था कि कहाँ आएगा बच्चे, तो बोलते थे लोग कि अरे संघर्ष नगर में आप शिवाजी महाराज के स्टैचू के यहाँ पर खड़े हैं तो वहां पर आइएगा। मतलब एक वो हमने अलग सी पहचान हमारे संघर्ष नगर को मिली है उस वजह से, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और शिवाजी महाराज के लिए हम जो भी हमारे और से हो सकता है वो हम कम समझते हैं। मतलब उन्होंने स्वराज्य के लिए इतना कुछ किया है, तो हम तो एक कहते हैं ना, एक छोटा सा चींटी जितना काम भी नहीं कर रहे हैं। देखिए समझिए, एक सवाल और था कि कहीं ये इतना जो सिस्टम आपने बताया, ये कहीं चुनावी माहौल बनाने के लिए तो नहीं बनाया आपने? नहीं नहीं नहीं, अभी 17 साल से काम कर रहे हैं। जब 2017 में हम हार गए थे, तो हम बताना चाहेंगे फरवरी में इलेक्शन हुआ था, 21 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, 23 को पता चला था हम हार गए, लेकिन 1 मई को हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक वहां पर खड़ा किया था। तो अगर हमको चुनावी लड़ना होता तो हम 2022 में करते। हम रेशमा जी के बारे में बताया जाए, इनके श्रीमान जी हैं महेश चोगले जी। ये बहन जी मोदी जी से मिल चुकी हैं, इनके श्रीमान जी अमित शाह जी से मिल चुके हैं। और इन दोनों जन का जो कार्य की पद्धति को देखते हुए आज मुंबई उपनगर में महेश चोगले और रेशमा चोगले का एक नाम है। अगर आज इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर इनको 157 वार्ड चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत अगर अपना उम्मीदवार बनाता है, तो ऐसे आकलन कयास लगाया जा रहा है कि रेशमा चोगले वो सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के जीत की झोली में डाल सकते। हम रेशमा ताई के बारे में आज हम प्रिय दर्शकों को बताना चाहेंगे। रेशमा ताई फुल एजुकेटेड है, अगर और युवा है। युवा के जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आज हमारा देश युवा है और युवा के तर्ज पर ही आज देश चल रहा है। अगर चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत 157 में अगर ऐसे युवा फुल एजुकेटेड साइंटिस्ट तो एक अपने वार्ड को एक अच्छी नया दिशा दे सकती हैं, विकास दे सकती हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे सकती हैं, रोजगार दे सकती हैं। तो पार्टी को ऐसे युवा के बारे में सोचना चाहिए। और हम तो ऐसा कहेंगे, दमदार 24 न्यूज ऐसा कहेगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि आप ऐसे युवाओं को जो फुल एजुकेटेड है, अच्छा समाज को नया दिशा दे सकती हैं, तो ऐसे उम्मीदवार को उतारना चाहिए जो शिक्षा के माने में, महिलाओं के विकास के माने में, महिलाओं के सुरक्षा के माने में कार्य करती हों। और दूसरे जैसे कि हमने कुछ जो है अलग भी हमने सवाल जो है हमने पूछा रेशमा ताई से, लेकिन रेशमा ताई एकदम निर्भीक होकर उसका उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि आज इलेक्शन आज 9 वर्ष बाद आया है, लेकिन हम निरंतर कई दशक से जो है हम जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं और जनता का 157 के जनता का इनको भरपूर सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। और यहाँ तक हम बता दें कि जितना 157 की जितनी महिला है, महिला के अंतर्गत सब यही जान चाहती है कि रेशमा चोगले ही हमारी उम्मीदवार बने। तो आप ऐसे ही दमदार 24 न्यूज के साथ बने रहिए, हर खबर आप तक बहुत जल्द जो है हम लास्ट में अपने दर्शकों को और बताएंगे। हम रेशमा ताई का स्टोरी हम अपने दर्शकों के बीच में लाएंगे, इन्होंने अपने जीवन को कहां से शुभारंभ किया था और आज कैसे अपने जीवन को और पॉलिटिक्स को और अपने जॉब को कैसे मैनेज कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।